प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहे हैं या कर रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 51 से 69 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछले पार्ट्स में अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, सीरियल से देखेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है कि आपको एक चित्र दिया गया है, देखिए चित्र दिया गया है और उसमें बोला गया है कि x की वैल्यू निकालिए। इस चित्र में x की वैल्यू निकालिए। ये इस टाइप का चित्र है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, सर्किल है, ये सेंटर पॉइंट है। सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, सर्किल के बाहर एक पॉइंट है कोई P। यहां से सर्किल की तरफ एक लाइन ड्रॉ की गई है, वो सर्किल को यहां पे इंटरसेक्ट करती है और आगे जाते जाते यहां पे पहुंच जाती है सर्किल के दूसरे सर्कमफ्रेंस के दूसरे साइड। ये वाला पॉइंट C है जहां पे सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और ये वाला पॉइंट D है, ठीक। और A से लेकर B तक 9 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि भैया C से लेकर D तक की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी सर्किल के बाहर से किसी एक पॉइंट से दो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ की जाती है और वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो ये कॉर्ड बनाती, जीवा बनाती है। हाँ, एक ए वाली लाइन ए बी जीवा बना रही है और ये वाली लाइन सी डी जीवा बना रही है, ठीक है, सर्किल पे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी, बस, ठीक है। मतलब P से A तक की डिस्टेंस इंटू P से B तक की डिस्टेंस बराबर होती है P से C तक की डिस्टेंस इंटू P से D तक की डिस्टेंस। ओके, बस ये याद रखना, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। जब भी सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई दो लाइनें जाएंगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब PA कितना है? P से A तक की डिस्टेंस 6 है, P से B तक की कितनी है? 6, ये है 9 है, 9 और 6 15 हो गया जी। इज इक्वल टू PC 5 है जी, इंटू PD P से D तक 5 और x और 5 प्लस x, तो 5 प्लस x लिख दीजिए, बस सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए 5 को इधर ले जाओ भाई, हाँ इधर क्या रहेगा? x प्लस 5 रखो इधर, ठीक है। इजी करो, 5 इसके बटे में जाएगा तो 6 गुणा 15 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ठीक है। अब यहां से x बराबर क्या होगा? 18 माइनस 15, सॉरी 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 करेंगे तो 13 बचता है, तो 13 सेंटीमीटर आंसर आ गया स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 दे रखा है, ठीक है जी, इतना दे रखा है आपके पास। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, 3-4 मेथड है। दो मेथड जो सबसे इजी वाले मेथड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला मेथड इसमें क्या है कि ऐसा है कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 2 बचता है, ठीक है। समझ गए बात? ओके, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस ऐसे खोलिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 है ये आपका, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। 1 उधर ले जाओ तो इधर तो यही रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। ये 1 है ना पूरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये आपका इतना हो गया जी, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 है। अब आपको एक पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा, ठीक है। और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 90 डिग्री
1 की जगह sin 90 डिग्री लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों पक्षों से साइन हट जाएगा तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और थीटा बराबर 90/2 होगा, मतलब 45 डिग्री होगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी मर्जी है, आप कौन से मेथड से, जो भी आपके पास। देखिए एक मेथड हम और भी बता देते हैं आपको। एक तरीका यह है कि √2 का दोनों, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें √2 का दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर, यहां तो वर्क किया हमने, यहां पे क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसके अपॉन में √2 आएगा, इसके अपॉन में √2 आएगा। ठीक है, और जो इसके अपॉन में √2 आएगा उसको अलग अलग लिख दो इसको। हाँ देखो, जैसे साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2, और इसके अपॉन में √2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। समझे बात को, समझ गए ना? हाँ ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट कि 1/√2 कॉस में किसका मान होता है। देखो पहले वाला तो साइन थीटा ठीक है, हाँ? ये यहां पे कॉस लाओ, क्यों लाएंगे अभी बताएंगे आगे। 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहां पे कॉस 45 लिख दो, 1/√2 की जगह कॉस 45 प्लस ये आपका कॉस थीटा हो गया। यहां पे साइन में किसका मान 1/√2, तो हाँ साइन 45 का होता है जी, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन a प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद कर लीजिए, साइन a प्लस बी बराबर ये होता है। तो ये a की जगह थीटा है, b की जगह 45 है, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b को साइन a प्लस बी लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी, a की जगह थीटा, b की जगह 45 डिग्री, ये 1। और 1 45 में किसका, सॉरी साइन 1 जो है साइन में किसका, क्योंकि यहां साइन है इधर भी साइन बनाई है। ठीक है, कोशिश करिए साइन में, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है जी। ठीक है जी, साइन से साइन हट जाएगा तो थीटा प्लस 45 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है जी, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, इसको उधर ले जाओ और 90 में से 45 घटेगा तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से करो या इस मेथड से, आपकी मर्जी है, लेकिन जिससे कम से कम समय लगे उससे आपको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72 कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु का आयतन, देखिए जो शंकु की ऊंचाई है, कौन की ऊंचाई, हाँ वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका जो कौन का, शंकु का जो वॉल्यूम है वो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो वॉल्यूम क्यूब में होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, शंकु कैसे बनता है। शंकु मतलब अंग्रेजी में इसको कॉन बोलते हैं। ठीक है, कॉन, ठीक है, ये है कॉन। जैसे बर्थडे बॉय के ऊपर कैप पहने जाते हैं ना, वो शंकु होता है, या फिर क्रिसमस वाली टोपी जो होती है वो इस टाइप का शंकु होता है। उसको ऊपर यहाँ पे चुपला जैसा भी होता है, अंतर सिर्फ इतना है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस शंकु की हाइट कहलाती है, और पी से लेकर क्यू तक जो है शंकु का व्यास डायमीटर कहलाता है, और बी से लेकर क्यू तक रेडियस कहलाती है, और ये लेटेंट हाइट, हाँ ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है शंकु की। ठीक है, अब ये कह रहा है स्टूडेंट कि ये दो चीजें दे रखी है, और वो बोला गया आधार का व्यास, हाँ ये जो व्यास है ना पी क्यू, त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो होता है शंकु का, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है कि नहीं, हाँ डायमीटर बराबर 2r होता है। तो हमें P से Q तक डायमीटर निकालना है, हमें मतलब 2r निकालना है। तो स्टूडेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर बेलन का आयतन पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का पूछा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जो सिलेंडर होता है ना बेलन, उसका 1/3 होता है कौन या शंकु का आयतन। ठीक है, ओके, अब वैल्यू रख दीजिए। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, v की जगह पे आप 48 रखेंगे, है ना, ये देखो ना यहाँ पे 48 पाई है, इज इक्वल टू 1/3
इंटू पाई इंटू आर निकालना है, आर स्क्वायर एज इट इज, एच की जगह 9 रख दीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे आप क्या करेंगे, 3 से 9 काटेंगे, 3 3 9 हो गया, पाई से पाई भी कट जाएगा दोनों साइड, ठीक है। और यहां आर स्क्वायर बचा, 3 भी बचा, 3 को इसके बटे में लेके आओ, 48/3 हो जाएगा, और 3 कम 3 और 3 छके 18, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16 हो गया, और आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √16। भाई जब यहां से स्क्वायर रहता है तो रूट लगता है इधर, ठीक है, प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन हम केवल प्लस वाला लेंगे क्योंकि आर एक डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव होती है। आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर √16, और ये हो जाएगा 4। तो इसकी जो रेडियस है वो 4 है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होता है यहां से आर 2 इंटू आर होता है, मतलब रेडियस का दुगना होता है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आप लोगों के आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो बता दीजिए भैया कमेंट में कि क्या आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है ये भी बता दीजिए, है ना। बताना तो पड़ेगा आपको, अगर आप बताएंगे तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कहां पे समझने में दिक्कत हो रही है। नहीं तो हम भी पढ़ा रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हैं, कॉमेडी जैसे देख रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है, मेरा जो काम है वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अगर सीरियसली लेंगे तो आप जीप एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छा ट्रेड और अच्छा संस्थान मिलेगा, है ना। और नहीं लाएंगे तो भैया नहीं मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ये 73 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कि यदि आप, ये दिया हुआ है कि यदि √5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट 3, जब रूट के यहां पे 3 लगता है ना उसको क्यूब रूट ऑफ एक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा है, ये तो इस रूट है, रूट का मतलब यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट, हाँ, और ये 3 यहाँ पे तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मतलब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, बोथ साइड होल स्क्वायर करने पर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो और इसका भी होल स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो अंदर बचेगा 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट गया, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 के 9, है ना। अच्छा जी, x की पावर 1/3 बराबर 5 को उधर ले जाओ तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, तो x की पावर 1/3 की पावर क्यूब होगा, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, मतलब पावर दोनों की तरफ 3 कर दी, 3 से 3 कट जाए, x बचेगा। यहाँ पे 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 को 3 बार गुणा करना, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 चौको 64, 64 हो जाएगा जी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो थोड़ा सा जितना जल्दी कैलकुलेशन होगी उतना आप जल्दी क्वेश्चन का जो आंसर शीट पे गोला है वो उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफी फास्ट करनी होती है, कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ता है, 100 क्वेश्चन काफी होते हैं तो समय कम मिलता है, तो उस प्रकार से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। 20% छूट बिक्री पर एक वस्तु की लागत 596, मतलब 596 है तो वास्तविक मूल्य, एक वस्तु का रियल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वास्तविक मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए उसकी रियल वैल्यू x है, तो x निकालना, जिसको निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए उस वस्तु को जिसको आपको बेचना है, उसका, इस पेन का रियल मूल्य मान लीजिए x रुपए है, ठीक है जी, x रुपए है। अब इसको 20% डिस्काउंट में बेचने पर आप उसको बेचते हैं 596 रुपए में, 596 रुपीज में, ठीक है। तो इस वस्तु को अगर 20% डिस्काउंट में बेचेंगे तो 20% डिस्काउंट मतलब इस वस्तु का 80%, 100% होता है ना, टोटल 100 होता है, हाँ, 20% डिस्काउंट कर दो तो कितना बचेगा, 80%। 20% डिस्काउंट करने के बाद 100 में से 20% घटा दो तो 80% बचेगा ना। तो x का 80%, x का 80%, x का 80%
तो परसेंट को ऐसा भी लिख सकते, अगर यहां परसेंट नहीं लगाना अपॉन में 100 कर दो, x का 80% बराबर किसके होगा 596 के। जब वास्तविक मूल्य से 20% डिस्काउंट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे उसको भाई, 20% घटा दो तो 80% में बेचेंगे, मतलब हाँ 80% में बेचेंगे ना, तो x का 80% बराबर 596 रुपए आपको दे रखा है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपको वास्तविक मूल्य मिल जाएगा। बस ये समझना पड़ेगा। अगर वहां पे बोला गया कि 30% डिस्काउंट में बेचो तो आप क्या करेंगे, x का 70%, 100 में से 30 कम 7, तब 70 आता है यहां पे। अगर 40% डिस्काउंट में बेचने की बात होती तो यहां पे 60% आता, 60 आता। ठीक है, बस इतना करना है। अब यहां से 0 से 0 कट रहा है, 8 को 2 से काटो, 2 चौके 8 और 10 को काट 2 पंजे 10। ठीक है जी। अच्छा, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर ले जाओ, 596 गुणा 5, ये 5 इधर जाएगा ना, और बटे में ये 4 भी चला जाएगा। अब 4 से ये कट रहा है, 6 9 और 6 15 5 20, हाँ 4 से कट रहा है। ठीक है जी, क्योंकि 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 1 बचा 19, 4 चौके 16, 17 18 19, 3 बचे 36 और 4 9 में 36, 4 9 में 36। अच्छा, 149 इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 में 45 का 5, 5 चौके 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 745 रुपए जो है उसका वास्तविक मूल्य था, और 20% डिस्काउंट में उन्होंने 596 रुपए में बेचा उसको, तो वास्तविक मूल्य इस ये आ गया। हाँ, 20% डिस्काउंट करेंगे, इसका 20% निकालेंगे ना, 20%, और उसमें से घटा देंगे तो इतना आएगा, या इसका 80% निकालेंगे तो इतना आएगा। बस, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो परसेंट, अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस पे या लाभ हानि के क्वेश्चंस पे या काम समय के ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने 30 दिन में, सी ने 40 दिन में, तो तीनों ने मिलकर उसको कितने, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है या परसेंटेज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं एक स्पेशल वीडियो अलग अलग टॉपिक का एक डिटेल लेक्चर बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका सारे संकट का समाधान हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75, ये 74 से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग उसी से मिलता जुलता है, लाभ हानि का है ये भी, प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर 720 में बेचता है और 5% लाभ प्राप्त करने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो माना वस्तु का रियल वैल्यू x है। ठीक है, रियल वैल्यू x है, जैसे कि हमने उसमें किया। अगर 10% नुकसान में बेचता है इसको, तो 10% नुकसान के बाद कितने में बेचेगा, 90%। 10% कम कर दो, 90% में बेच रहा है, x का 90%, x का 90% मतलब 100 नीचे आएगा, बराबर किसके होगा 720 के। भाई 10% हानि पे बेचने पे वो 720 में बेचता है, तो 10% हानि का मतलब 90% में बेचता है वो, है 90% में बेचता है, तो x का 90% बराबर 720 हो गया। तो इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालो तो वास्तविक मूल्य आ जाएगा उस वस्तु का। तो 10 इधर 720 गुणा 10 इधर जाएगा, 9 बटे में आएगा इधर, है ना, 9 8 72 और 0। ठीक है, और 80 गुणा 10 800 हो जाएगा। तो उसका रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य उसका कितना हो गया, 80 हो गया जी। तो अब वो कह रहा है कि 5% लाभ पर विक्रय मूल्य बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। हाँ, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, अगर उसको 5% प्रॉफिट पे बेचता है, वो वास्तविक मूल्य उसका ये आ गया 800। हाँ, अगर इसको 5 रुपए प्रॉफिट के साथ बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 800 से ऊपर ही जाएगा ना भाई। 800 रुपए का उसका मूल्य है, वास्तविक मूल्य है। 5% लाभ मतलब 105%, 10% हानि पे क्या 100 से नीचे 90%, 5% लाभ मतलब 105% में बेचता है वो। ठीक है, 105% में बेचता है। तो 800 का 105 पर 5% लाभ मतलब 100 से ऊपर जाएगा, तो 800 का 105% बराबर कितना होगा, निकाल लो, आंसर आ जाएगा।
देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट पूरा कट गया, तो कुल मिला के 8 गुणा 105 करना, 8 पंजे 40 का जीरो और 8 जीरो जीरो तो 40, 4 यहीं आ जाएगा, 8 ही कम 8, 840 रुपए में बेचता है, मतलब 800 का वास्तविक मूल्य था उसका और 5% लाभ में उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का, तो 840 में बेचता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, इस प्रकार से इनको करेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी घन की भुजा में 12% की वृद्धि होती है तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बेटे घन देखो, क्यूब जो होता है ना ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्यूब ऐसा होता है, ये उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, जो साइड्स होते हैं उसका क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। पहले तो उसका देखिए, इसका जो स्मॉल में मान ले लो, चलो स्मॉल वी, हाँ, क्यूब का वॉल्यूम कितना है, v इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अगर इस साइड को 12% बढ़ा दिया जाए, सारे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। वो कह रहा है कि अगर साइड्स को 12% बढ़ा दिया जाए, भाई 12%, हाँ, पहले साइड क्या थी, ए थी, अगर इसको 12% बढ़ा दिया जाए तो परसेंट की बात है ना, तो 12% मतलब 112%, ए का 112% हो जाएगी, बस तब साइड सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। पहले साइड सी थी और 12% बढ़ाने पे साइड की लेंथ जो भुजा है वो 12% बढ़ाने पे ए का 112%, 12% बढ़ाना, यही हो गया, अभी पीछे पड़ा ना सेम, ठीक है। तो तब वॉल्यूम क्या होगा, तब वॉल्यूम होगा ए की जगह ये आएगा बस ए इंटू 112%, ठीक है, और उसका क्यूब हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, समझ रहे बात को। अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें से इसको घटा दो तो पता चल जाए ना कि कितना वॉल्यूम बढ़ा। वो कह रहा है कि आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके जो वॉल्यूम है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले इतना था आयतन, अब इतना हो गया, इसमें से इसको घटाओ तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुई, कितना बढ़ा आयतन है। तो v माइनस v इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये दिस माइनस दिस करेंगे तो ए क्यूब कॉमन आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 112/100, तो 112/100 का क्यूब है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे 112 का तो 1.12 आ रहा है, इसका क्यूब माइनस ए क्यूब कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, ठीक है, ये आ गया। तो इतना अंतर आ गया, अंतर इतना। अब इसको परसेंटेज में करना है तो सिंपल सी बात है, इसको हटा दो, जो ए क्यूब है उसको 100 से गुणा कर दो, 100%, ठीक है, 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब 1.12 का क्यूब माइनस 1, तो इसको सॉल्व करके इसको 1.12 का 3 बार मल्टीप्लाई करा और उससे 1 घटा दो, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं स्टूडेंट, ये आ रहा है आपका 0.404928, ठीक है, और इनटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा, 100 करने पे 0.2 स्थान राइट साइड को खिसक जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40.4928% आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, या फिर एक मैं दूसरा मेथड आपको बता दे रहा हूं स्टूडेंट, कि एक सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको आप याद रख सकते हैं कि जब भी वॉल्यूम का, क्यूब के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज बताया जाता है परसेंटेज में, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 1 + x/100 की पावर क्यूब -1 और गुणा करो 100% से, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करके यही आना है, इसका, ठीक है, क्योंकि अगर x की जगह 12 रखेंगे तो 12/100, 100 × 100, 112/100 -1, तो सेम यही आना है। तो हमने डायरेक्ट थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया है, और ये समझ में भी आ रहा है कि भाई वॉल्यूम इतना बढ़ गया, इसमें से इसको घटा दो, वॉल्यूम इतना रहा वॉल्यूम, उसको परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ए हटा दो, परसेंटेज निकालना है कि कितना वृद्धि हुई, तो आपको वृद्धि पता चल गई, 40%, 40.4928% की वृद्धि हो जाती है वॉल्यूम में। जब अगर भुजा में 12% की वृद्धि हुई तो पूरे वॉल्यूम में 40% से ऊपर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 40.5% लगभग मान के चलिए, ठीक है स्टूडेंट।
कोई दिक्कत है तो बता दो भैया, और नहीं है तो करते रहो, है ना, करते रहो करते रहो, करने से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ए बी केंद्र ओ के साथ एक वृत्त का व्यास है। ए बी केंद्र ओ के साथ, हाँ केंद्र ओ है, ये सर्किल है, और ए बी इसका डायमीटर है, और सेंटर ओरिजिन पे ओ है, ठीक है। और फिर ये आगे कह रहा है कि P उस पर एक बिंदु है, सर्किल पर एक बिंदु P है, यदि POA, चलो अच्छा ये POA ऐसा करते हैं, A इधर कर देते हैं, A इधर कर लेते हैं और इसको B कर लेते हैं। POA ये वाला कोण हो गया POA, ये आपका 120 डिग्री है। तो PBO ये वाला कोण आपको निकालना है, मान लीजिए कोण थीटा है, ये निकालना है आपको, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, ये सिंपल सा एक इसमें लॉजिक चलता है कि अगर ये लाइन है और ये एक त्रिभुज ऐसा करके है, और इस लाइन को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया त्रिभुज की इस लाइन को, तो A या इसको B मान लो, BOA और ये P, ठीक है। अगर ये कोण 120 डिग्री है, ये बाह्य त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण, और ये वाला कोण आंतरिक कोण कहलाता है, इंटरनल एंगल और आउटसाइड एंगल, ठीक है। इसका एक रूल है कि जो इंटरनल एंगल होता है ना, इंटरनल एंगल या आंतरिक कोण, वो होता है आउटसाइड एंगल का आधा। इंटरनल एंगल इस एंगल का आधा होता है, आंतरिक कोण बाह्य कोण का आधा होता है। तो 120 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है। तो आंसर आपका 60 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका ये भी है कि ये 120 है तो ये कितना, देखो ये पूरा 180 होता है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर 120 है तो कितना बचा और 60, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब ये वाली रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस इक्वल होती है, अगर ये आर है तो ये आर है, तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। आर के इस भुजा के सामने का एंगल ये है, और इस भुजा के सामने का एंगल है, ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर पूरे तीनों कोणों को 180 होता है, 60 ये है, तो बचा कितना, 180 में से 60 घटा दो, 120 बचा, तो 120 इन दोनों का सम होगा, अरे दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आधा इधर होगा आधा इधर, तो 60 कोण का एंगल ये है, 60 का एंगल ये, तो 60 होगा, ये भी 60, ये भी सारे के सारे 60 हैं, तो मतलब ये वाला एंगल चाहिए था हमें, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल लग रहा है उस प्रकार से आप निकाल लीजिए, और कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 78, त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र, मतलब सेंट्रॉइड, हाँ ये त्रिभुज का एक सेंटर है, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको, परिकेंद्र आई है, से एक लंब डाला जाता है नीचे बीसी पे। लंब मतलब ये आई से लेकर यहां डी तक एक लंब, तो लंब का मतलब ये 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा फिर, है ना। यदि BAC अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो BID ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, देखो स्टूडेंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगर ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर, यहां पे भी एक त्रिभुज ड्रॉ किया जा रहा है, ये ऐसे भी बन रहा है, तो सेंट्रॉइड पे जो पूरा एंगल है इतना, हाँ ये पूरा एंगल जो है ये इस एंगल का दुगना होता है, ठीक है, मतलब एंगल BAC बराबर होता है 2 इंटू BAC, ठीक है, एंगल BIC बराबर होता है 2 इंटू एंगल BAC, मतलब 2 इंटू 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, पूरा का पूरा 120 डिग्री हो गया, पूरा, हाँ पूरा 120 डिग्री, ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में देखो IBC में देखिए आप, IBC में ये IB भुजा IC क्योंकि सेंटर पे है, तो इधर की डिस्टेंस बराबर होगी, IB बराबर IC है, तो जब
ये भुजा इसके बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा देखिए भैया, देखो ना कि भाई चूंकि IB बराबर है IC के, देयरफॉर एंगल IBC इक्वल टू एंगल ICB, ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर होंगे। अच्छा बराबर, अब देखो IBC एक ट्रायंगल है, इसमें ये 120 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है कि नहीं होता? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो जब ये पूरा 180 अंश होना चाहिए, तीनों कोणों का योग, ये वाला 120 है, तो ये दो बचे। अब 120 में से 180 में से 120 घटा देंगे, कितना बचता है? 60 डिग्री। तो इन दोनों का योग 60 डिग्री है, इन दोनों का योग क्या है? 60 डिग्री। और जब भुजा समान है तो इन दोनों का योग 60 डिग्री है, इन दोनों का योग 60 डिग्री है, तो मतलब 30 होगा, 30 क्योंकि बराबर है, इसका मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया? 30 डिग्री, और यह क्या हो गया? ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जब ये 30 डिग्री और ये 30, अब देखिए, हाँ, हमें निकालना क्या है? ये वाला निकालना है, ये पूरा नहीं निकालना, ये वाला केवल। हाँ, अब देयरफॉर एंगल BID निकालना है आपको। BID क्या होगा? देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। 180 में से 30 घटा दो और 90 भी घटा दो, तो 180 अंश में से 9 और 3 12, 120 घटा दो, बचा क्या? 60 डिग्री। तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा भैया, आंसर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 78 से आगे 79 से शुरू करके आपको बताएंगे, ठीक है। और अगर कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक कहीं पे भी, और एडमिशन के बाद पढ़ाई में भी हम वीडियो लेक्चर पूरा बना रखे हैं, जो अप्लाइड मैथ्स जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने से लेकर पूरा पॉलिटेक्निक करने तक कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में पूछिए, हम आपका पूरा हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।